जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने अपने हाइब्रिड वीटोल यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण इंडियन आर्मी के द्वारा तय किए गए जो स्टैंडर्ड है उनके अनुसार किया गया। ये जो रुद्रा वीटोल यूएवी है दोस्तों, इसकी कई क्षमताएं हैं, जैसे कि इसका हाई इंड्योरेंस, प्रिसिशन टारगेटिंग और इवन मिशन फ्लेक्सिबिलिटी। रुद्रास्त्र ने 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मिशन पूरा किया। इसमें रियल टाइम वीडियो लिंक पूरी तरीके से स्थिर रहा और ये यूएवी सफलतापूर्वक अपने लॉन्च पॉइंट से वापस भी आ गया और 1.5 घंटे तक ये हवा में रहा। और ये परीक्षण दिखाता है कि रुद्रास्त्र भविष्य में इंडियन आर्मी के लिए एक विश्वसनीय और एक इफेक्टिव ड्रोन सॉल्यूशन बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के आई-स्टार प्रोग्राम यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशंस के लिए अब ग्लोबल 8000 जेट को खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये जो ग्लोबल 8000 है वो एक लंबी दूरी वाला बिजनेस जेट है जो अब भारत में खुफिया और निगरानी मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और रक्षा मंत्रालय इस महीने के अंत तक इस आई-स्टार प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे सकता है। ग्लोबल 8000 यहाँ पर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 3 जोन वाला बड़ा केबिन है जो मिशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। इसकी रेंज 7900 नॉटिकल मील है। इसकी क्रूज स्पीड है मैक 0.85 और हाई क्रूज स्पीड है मैक 0.90। दरअसल इंडियन एयरफोर्स 3 ऐसे एयरक्राफ्ट लेना चाहती है जिनमें कि डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए गए एडवांस सेंसर्स लगे होंगे। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आप सबको मैंने बताया भी है कि दुश्मनों की निगरानी करने के लिए, इवन उनके सिग्नल पकड़ने और रियल टाइम जानकारी जुटाने के लिए किया जाएगा, खास करके चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर। इससे पहले दोस्तों, भारतीय वायुसेना ग्लोबल 6000 पर दिलचस्पी दिखा रही थी, लेकिन इसकी रेंज और इसकी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी पिछड़ गई है। इसीलिए ग्लोबल 8000 को चुना जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा मॉडर्न और एक दमदार एयरक्राफ्ट है। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत है। ग्लोबल 8000 को अगर आप पूरी तरीके से मिलिट्री उपयोग में ढालना चाहते हैं तो इसमें टाइम भी लगता है और दूसरा डिफेंसिव सिस्टम लगाना इतना आसान काम नहीं है। इवन मेक इन इंडिया के तहत ऑफसेट नियमों का पालन भी हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, जोरावर लाइट टैंक को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। आप सबको मालूम है कि जोरावर लाइट टैंक डीआरडीओ और लार्सन एंड टोब्रो ने मिलकर बनाया है। अब ये टैंक दोस्तों यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार हो गया है। इवन आपने देखा भी होगा कि जोरावर लाइट टैंक का जो काम है काफी तेजी से आगे बढ़ा और मात्र 2 साल के अंदर इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया। अब तक इसके कई ट्रायल्स हो चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर और गुजरात में इसके टेस्ट किए गए, जहां इसके मूवमेंट और फायरिंग को सफल पाया गया। इसके अलावा लद्दाख के न्योमा में 4200 मीटर की ऊंचाई पर भी इसका टेस्ट हुआ। यहां पर इस जोरावर लाइट टैंक ने सटीक फायरिंग और तेजी से मूव करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की। हालांकि भारतीय सेना ने यहां पर कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी इसके लिए, जैसे कि बेहतर सस्पेंशन, कूलिंग सिस्टम और सेंसर लगाए जाने को लेकर। भारतीय सेना के द्वारा जो यूजर ट्रायल्स किया जाएगा उसमें जोरावर लाइट टैंक का गर्मी, सर्दी और ऊंचाई वाली जगह पर इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। इसके अलावा नदी और झील पार करने की क्षमता को टेस्ट किया जाएगा, खास करके पैंगोंग त्सो में। ये ट्रायल 12 से 18 महीने तक चल सकते हैं और 2027 तक पहले 59 टैंक्स की डिलीवरी भी हो सकती है। के अलावा भारत की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर, उन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए ब्रेक पैराशूट तैयार किया है और इस ब्रेक पैराशूट का पहला एक्सपोर्ट मलेशिया को कर दिया गया है। ब्रेक शूट पैराशूट के 10 जोड़े जो हैं वो मलेशिया भेजे गए हैं और ये पैराशूट मलेशिया के सुखोई 30 जैसे तेज रफ्तार वाले फाइटर जेट की लैंडिंग के दौरान उन्हें सुरक्षित रूप से रोकने के लिए काफी जरूरी है। मलेशिया के अलावा दोस्तों, भारत उन देशों को भी इन ब्रेक पैराशूट को एक्सपोर्ट कर सकता है जो Su-30 का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों, प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को एक बार फिर से उड़ान और ऑपरेशनल मिशंस के लिए अनुमति मिल गई है और ये फैसला हाल ही में ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन की अनुमति के कुछ समय बाद आया है। दरअसल दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 5 जनवरी 2025 को पोरबंदर में एक दुखद दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि भारतीय तटरक्षक बल के 2 पायलट और एक क्रू ड्राइवर की जान चली गई थी और इस दौरान ALH ध्रुव को ऑपरेट किया जा रहा था, जिसके बाद ध्रुव और प्रचंड दोनों ही हेलीकॉप्टरों की उड़ानों को स्थायी रूप से रोक दिया गया था। इस दुर्घटना के बाद एक तकनीकी जांच समिति भी बनाई गई थी। समिति ने कुछ कंपोनेंट्स में खराबी पाई जिन्हें बदलने की सिफारिश की गई थी और HAL ने इन सुधारों को काफी तेजी से किया। इसके बाद अब दोनों हेलीकॉप्टर फिर से उड़ने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों, भारत का LCH प्रचंड ड्रोन खतरों से निपटने में कारगर होगा। बाकायदा HAL अब LCH प्रचंड को एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी कर रहा है और इस हेलीकॉप्टर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जोड़ा जाएगा। और ये स्टेप इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से ड्रोन खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और LCH को एक मल्टी रोल और ज्यादा ताकतवर युद्ध मशीन भी बनाना इसका उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 500 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया था। ऐसे में दोस्तों, आकाश या फिर S-400 की मिसाइलें इन छोटे ड्रोन्स के लिए बहुत महंगी पड़ सकती हैं। यही वजह है कि LCH प्लस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस ये एक कॉम्बो पैक होगा जो एक सस्ता और स्मार्ट सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हेलीकॉप्टर के वेपन स्टेशन पर लगाया जाएगा।
इसमें EO/IR सेंसर्स और AI बेस्ड टारगेट सिस्टम होंगे जो छोटे से छोटे ड्रोन्स को पहचान सकते हैं। इवन दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO साथ में मिलकर हेलीकॉप्टर के फायर कंट्रोल सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी अपग्रेड करेंगे। ऐसे में दोस्तों LCH% स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ भी काफी प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में भारत दुश्मनों के मेल और हेल UAV को भी खत्म कर सकता है। वहीं दोस्तों अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है वो अब जागता हुआ दिख रहा है। अब तो खबरें ये आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को US आर्मी डे में बुलाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका दोस्तों पूरी तरीके से गेम खेल रहा है भारत और पाकिस्तान के साथ। बाकायदा अमेरिकी आर्मी जनरल ने बयान दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में फिनोमिनल पार्टनर है, और इवन अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखें। अब ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम दोस्तों पता कहाँ से शुरू हो रही है? जब से अमेरिकियों को ये लगा है कि भारत उनसे F-35 नहीं लेगा। अमेरिका ये चाहता था कि भैया भारत किसी भी हाल में F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन भारत ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन मिर्ची इनको तब लगती है जब भारत ने Su-57E को लेने पर विचार करना शुरू कर दिया, पब्लिक डोमेन पर खबरें आ गई, और अब अमेरिकियों को इस बात को लेकर काफी टेंशन भी हो रही है कि भाई भारत जैसा मार्केट हमारे हाथ से कैसे निकल रहा है। हालांकि भारत ने भी यहाँ पर एक बड़ा संदेश दिया है अमेरिकियों को कि भाई हम तुम्हारे ही हथियार सिस्टम पर डिपेंड नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत अमेरिकी हथियार नहीं खरीदेगा तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के करीब आएगा। अमेरिका जानबूझकर ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार और उनकी सेना आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। और इवन दुनिया ने देखा था जब भारत ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को उड़ाया था, और उसके बाद कैसे इन आतंकवादियों के शवों के पास पाकिस्तान के बड़े कमांडर्स देखे गए। तो ये चीजें बताती है कि कितना सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी का इन आतंकवादियों को है। डेफिनेटली दोस्तों भारत के लिए टेंशन की बात है। इससे ऑब्वियस सी बात है टेंशन तो आएगी दोनों देशों के बीच में। और इवन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि अमेरिका के साथ जो भी हमारी डिफेंस डील हो रही है, कोई ना कोई पेच जरूर लगाएगा अमेरिका। काटसा के तहत प्रतिबंध भारत पर लगा सकता है अगर हमने Su-57 लिया, प्लस वो भारत की इंजन डिलीवरी को भी लेट कर सकता है। इवन भारत तो इंजन को लेकर फ्रांस के साफ्रॉन और UK के रॉल्स रॉयस के साथ भी बातचीत कर रहा है। यहाँ पर GE का नाम ही नहीं मेंशन किया है। तो बहुत चीज़ें जो दिखाती हैं कि अमेरिका को भी भारत उसी तरीके से उसी की तरह जवाब दे रहा है। बीच में तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर भी बात कर दी थी। लेट्स सी ये सब चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि तब भी मैं कहूँगा कि भारत अभी भी यहाँ पर एज बनाकर रखा हुआ है, भारत को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो है कि अमेरिका का ये जो रूप आप देख रहे हैं वो जल्द ही एक और प्लानिंग के साथ भारत को परेशान कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत अब जल्द ही एक स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, और ये मिसाइल DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप की जा रही है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 8 तक हो सकती है। ये 2000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है, कन्वेंशनल और परमाणु दोनों। और ये मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेगी, जिससे कि रडार की पकड़ में भी नहीं आएगी, और ये बीच हवा में अपनी डायरेक्शन भी बदल सकती है, और ये मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हालांकि अभी तक चीन, रूस और अमेरिका इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। दोस्तों एक दुखद खबर जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर आई, जिसमें बताया गया है कि सारे यात्री और जो क्रू मेंबर से सबकी जान चली गई है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर रमेश विश्व कुमार ये सही सलामत बच गए हैं, और इसे आप चमत्कार समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आमतौर पर इस तरीके की हवाई दुर्घटनाओं में बचने की संभावना ना के बराबर होती है, और ये एक चमत्कार से कम नहीं है। और ये एयरक्राफ्ट बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, जो कि काफ़ी सुरक्षित विमान माना जाता है। ये अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भर रहा था, और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद ये एक रिहायशी इलाके में गिर गया। अब तो ये भी कहा गया है कि दोस्तों जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर भी काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। इवन ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी इसमें थे। दरअसल विमान ने टेक ऑफ के लगभग 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी, और उसके बाद अचानक से ये क्रैश हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि जिस इलाके में ये विमान क्रैश हुआ वहाँ पर एक डॉक्टरों का हॉस्टल था, जहाँ पर कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि EMS, NDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड और इवन भारतीय सेना भी बचाव स्थल पर पहुंच चुकी है, और इवन जांच के लिए DGCA की टीम भी भेजी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान की पहली तकनीकी खराबी नहीं है। इससे पहले 7 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-143 जो कि दिल्ली से पेरिस जा रही थी, उसमें भी कुछ तकनीकी खराबी आई थी। फ्लाइट के दौरान कैबिन में जलने की गंध आई और एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी आ गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और UAE में ये एयरक्राफ्ट उतरा। हालांकि उसके बाद इस एयरक्राफ्ट की मरम्मत की गई और पायलट ने यहाँ पर अपनी सूझबूझ दिखाई और उसके बाद फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से दिल्ली पहुंचा दिया। हालांकि जो आखिरी वीडियो भी देखा जा रहा है इस
एयरक्राफ्ट का, उसमें देखा जा रहा है कि कैसे टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि ये डुअल इंजन फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है और टेक ऑफ के तुरंत बाद जिस तेजी से विमान नीचे गिरा है वो तभी होता है जब पूरी तरीके से पावर लॉस हो जाती है, यानी कि दोनों इंजन पूरी तरीके से बंद हो गए थे। आज के ज़माने में आधुनिक विमान इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरते हैं जब तक कि दोनों इंजन एक साथ फेल ना हो जाए। हालांकि अब ब्लैक बॉक्स के डेटा पर भी निगाहें टिकी है कि यहाँ पर आखिरी वक्त में क्या कुछ हुआ था वो इस फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड में होगा। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।